हेलो हेलो। वैसे ही मन हुआ आपसे बात करने का, तो फिर मैं आ गया यहाँ पे। इसलिए अभी थोड़ी देर पहले आई वाज एड्रेसिंग फ्यू पीपल, तो आई वाज टेलिंग देम कि द वर्ल्ड ऑफ साइंस इज सो मच मिस्टीरियस व्हेन वी गो इनटू डिटेल्स, बट एट द सेम टाइम इट्स सो ब्यूटीफुल। ब्यूटी जो है वो बढ़ती जाती है जैसे जैसे डिटेल में जाते हैं, वो मिस्ट्री वो भी और गहरी होती जाती है। एंड द जॉय ऑफ नोइंग न्यू थिंग्स, द जॉय ऑफ गोइंग डीपर इनटू द कॉन्सेप्ट्स एंड एक्सप्लोरिंग मोर द नेचर ऑफ मैटर, इट इज़ सो ब्यूटीफुल, सो एंजॉयबल एंड सो मच सेटिस्फाइंग। तो बड़े दिन हो गए थे आपसे इस तरह से बात किए हुए, सो जब आई जस्ट फेल्ट लाइक, जैसे होता था ना पहले, फेल्ट लाइक टॉकिंग, थोड़ा उस तरह से। और फिर मेरा ये भी मन हुआ कि एक छोटा सा टॉपिक आपके साथ डिस्कस करते हैं। है तो इजी है, सबको आता ही होता है, लेकिन फिर बस यही तो अब साइंस में पढ़ने में और पढ़ाने में दोनों तरह से मज़ा है कि इट नेवर लूजेस इट्स चार्म। कितनी बार भी एक टॉपिक को पढ़ेंगे, और पढ़ना भी चाहिए, इट इज़ सो चार्मिंग, इट्स सो गुड। एंड कितनी बार भी उसको बढ़ाएं तो इट शुड बी एवरी टाइम इट शुड बी मोर सेटिस्फाइंग दैन द प्रीवियस वन। तो थोड़ी बात करते हैं, वैसे साथ साथ आपसे बातें भी करता रहूँगा। तो ये जो परमैंगनेट है, पोटाशियम परमैंगनेट से ये आयन आता है, तो इससे ये बन गया Mn2 पॉजिटिव। अब पोटाशियम परमैंगनेट तो बहुत बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, पर्टिकुलरली एसिडिक मीडियम की बात करें, हम यहाँ पे एसिडिक मीडियम की बात ही करेंगे। तो परमैंगनेट से ये मैंगनीज 2 पॉजिटिव बन गया, तो इसकी अगर बैलेंसिंग करना चाहें और एसिडिक मीडियम में, तो फिर क्या स्टेप्स होंगे? रहते तो बहुत इजी हैं, आपको पता ही है, नहीं पता तो डिस्कस कर लेते हैं। ये परमैंगनेट आयन के सामने लिख लिया एक मैंगनीज 2 पॉजिटिव, ठीक है। पहले तो एटम्स चेक करने, यहाँ पे एक मैंगनीज एटम है, यहाँ पे एक मैंगनीज एटम है, बराबर हो गए। अब इस साइड 4 ऑक्सीजन है, तो इसके लिए अपोजिट साइड में आप क्या करोगे, 4 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड कर देंगे। ऑक्सीजन हो गई बैलेंस, हाइड्रोजन आ गया इक्वेशन में, 4 इंटू 2 गिने तो 8 हाइड्रोजन, तो अपोजिट साइड में आप क्या करेंगे, 8 H पॉजिटिव। ऐसा करने से 2 पर्पज हो गए, हाइड्रोजन बैलेंस हो गई एंड नाउ द मीडियम हैज बिकम एसिडिक। ये देख रहे हैं, ये मॉलिक्यूल्स ये तो रहते हैं अपने वीडियो वगैरह में, है ना। अब एटम सारे बैलेंस हो गए, अब बारी है चार्ज की। चार्ज कैसे बैलेंस करेंगे? इस साइड वाटर तो न्यूट्रल है, मैंगनीज 2 पॉजिटिव है, तो इस साइड का टोटल चार्ज +2, राइट हैंड साइड का, लेफ्ट हैंड साइड का ये +8 है, तो -1 पर मैंगनेट का है, तो इनको टोटल कर देता हूँ, तो ये +7 हो गया। अब +7 और +2 का डिफरेंस कितना बना, 5। तो इट मीन्स कि 5 इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी एडेड, क्योंकि रेडॉक्स रिएक्शन का पार्ट है इलेक्ट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रॉन्स किधर ऐड करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर तो नेगेटिव चार्ज होता है, तो बहुत ही फंडामेंटल सी बात है कि जिस साइड ज़्यादा पॉजिटिव है उस साइड इलेक्ट्रॉन्स ऐड करें। इस साइड +7 है, इस साइड +2 है, तो आई विल बी एडिंग इलेक्ट्रॉन्स ऑन दिस साइड। तो ऐसा करने से ये वाला स्टेप जो है वो बैलेंस हो गया, ठीक है। अब इसमें और इंटरेस्टिंग बात क्या है, अगर इस रिएक्शन में आप KMnO4 का इक्विवेलेंट वेट निकालना चाहें पोटाशियम परमैंगनेट का, और पोटाशियम परमैंगनेट से ये परमैंगनेट आयन आया, तो इट विल बी मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड और लॉस्ट बाय 1 मॉलिक्यूल। अब ये 1 मॉलिक्यूल का 5 इलेक्ट्रॉन्स का गेन है यहाँ पे, तो ये इट विल बी डिवाइडेड बाय 5। तो इसका मॉलिक्यूलर मास अगर आप कैलकुलेट करें तो इट हैपन्स टू बी 158, और इसको 5 से डिवाइड करें तो देन इट हैपन्स टू बी 31.6। दैट इज द इक्विवेलेंट मास ऑफ पोटाशियम परमैंगनेट इन एसिडिक मीडियम गोइंग बाय दिस रिएक्शन। अब देखो, इसको यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स रिडक्शन, ये रिड्यूस होके इसमें कन्वर्ट हो रहा है, +7 से +2 जाना, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, रिडक्शन। दैट इज वाई इट इज एक्टिंग लाइक द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक मीडियम, ठीक है ना। अब अगर पोटाशियम परमैंगनेट की बात करें तो इसके साथ हमें पोटाशियम डाइक्रोमेट की बात भी करनी चाहिए, है ना। पोटाशियम डाइक्रोमेट बहुत बढ़िया एक केमिकल है एंड बहुत ही बढ़िया ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एसिडिक मीडियम में। तो
तो ये मुझे पेज चेंज करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे हम पोटाशियम डाइक्रोमेट की बात करेंगे। पोटाशियम डाइक्रोमेट में रहता है डाइक्रोमेट आयन, और डाइक्रोमेट आयन एसिडिक मीडियम में जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट करता है तो इट गेट्स कन्वर्टेड टू क्रोमियम 3 पॉजिटिव। तो इसको हम पहले बैलेंस करते हैं। तो सबसे पहले एटम्स, यहाँ पे क्रोमियम के 2 एटम हैं तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब ऑक्सीजन इस साइड 7 ऑक्सीजन है, 7 ऑक्सीजन के लिए 7 वाटर। ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन आ गया 7 इंटू 2 हाइड्रोजन, हाउ मच 14H पॉजिटिव। ऐसा करने से एटम्स बैलेंस हो गए। एटम्स बैलेंस हो गए। अब देखते हैं चार्ज। ये 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 पॉजिटिव, इस साइड का चार्ज प्लस 6, इस साइड का चार्ज प्लस 14 तो है ही, और ये -2, इसका टोटल करें तो प्लस 12। बहुत ही बेसिक टॉपिक है लेकिन बहुत सेटिस्फाइंग है। अब प्लस 12 और प्लस 6 का डिफरेंस कितना हो गया? 6 का। तो इसलिए इस साइड में क्या हो जाएगा? 6 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दिए गए। ठीक है, तो इस तरह से ये वाला स्टेप डाइक्रोमेट आयन का भी बैलेंस हो गया। अब इसमें बहुत सी बातें और हैं। जो पोटाशियम डाइक्रोमेट है इसका कलर ऑरेंज रहता है, इसके बहुत ब्यूटीफुल ऑरेंज कलर्ड क्रिस्टल्स होते हैं और सॉल्यूशन भी ऑरेंज कलर्ड का बनता है। अब जब ये एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट करता है तो ये क्रोमियम 3 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया, जिसके कारण उस सॉल्यूशन का चेंज जो है चेंज हो के कलर ग्रीन हो जाता है। सो द कलर चेंजेस फ्रॉम ऑरेंज टू ग्रीन। KMnO4 के केस में ये कलर चेंज पिंक टू कलरलेस होता है। अब अगर इक्विवेलेंट वेट की बात करें तो पोटाशियम डाइक्रोमेट का मॉलिक्यूलर मास 294 आएगा, और डिवाइडेड बाय, ये देख रहे हैं इसका जो पोटाशियम डाइक्रोमेट के एक मॉलिक्यूल में से एक डाइक्रोमेट आयन आएगी एंड इट इज गेनिंग 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसको आप 6 से डिवाइड कर दें तो इट कम्स आउट टू बी 49। इसमें और हम एक दूसरे तरीके से भी इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। जैसे ये परमैंगनेट आयन है और इससे एसिडिक मीडियम में मैंगनीज 2 पॉजिटिव बन रहा है। यहाँ मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर निकालें +7, यहाँ मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर +2, डिफरेंस 5, तो आप करेंगे m/5 जो अभी 31.6 आया था। डाइक्रोमेट के केस में क्या करेंगे? हम पूरा लिख लेते हैं। पोटाशियम डाइक्रोमेट ये जाएगा क्रोमियम 3 पॉजिटिव में। यहाँ क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +6, यहाँ क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +3, तो डिफरेंस कितना हो गया? 3। लेकिन अब 3 से डिवाइड नहीं करेंगे, पता क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे क्रोमियम के 2 एटम है, ये +3 हुआ जो +6 से 3 का चेंज, ये तो एक क्रोमियम के एटम के लिए। पूरे मॉलिक्यूल में क्रोमियम के 2 एटम है तो टोटल चेंज कितना होगा? तो ये 3 को यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, ये वही 6 आ गया जो ऊपर हमने यहाँ पे यूज किया। तो इसका मतलब ये है कि इस रिएक्शन में पोटाशियम डाइक्रोमेट का जो एक मॉलिक्यूल है वो 6 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है। तो इसलिए फिर यहाँ पे m/6 हो जाएगा। तो m/5 फॉर पोटाशियम परमैंगनेट और m/6 फॉर पोटाशियम डाइक्रोमेट। ठीक है ना? मुझे पता आप में से मोस्टली लोगों को ये पहले से आता ही होगा, और अगर नहीं आता है तो चलो आपने हो सकता है कुछ ना कुछ नया सीख लिया हो। ऐसी छोटी छोटी बातें जो है हमें साइंस के साथ, केमिस्ट्री के साथ जोड़ के रखती हैं। और जैसे हम जितना मर्जी आगे डिटेल में जाते जाएं, जितना मर्जी और एक्सपर्टीज़ हो जाए, डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस और मोर इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस, लेकिन फिर भी ये जो बेसिक्स हैं इनकी इम्पोर्टेंस तो बनी रहती है। दीज बेसिक्स आर नेवर गोइंग टू लूज देयर चार्म एंड एट द सेम टाइम दे आर वेरी यूजफुल एंड हैंडी ऑल्सो, है ना? तो चलो फिर चलते हैं। अभी फिर से आता हूँ मैं एक आध दिन में कोई और टॉपिक लेके। ठीक है, बस जी।
हेलो, फिर से मेरा मन हुआ आपसे बात करने को, फिर से मैं आ गया। आज वैसे ही पढ़ाते पढ़ाते एक टॉपिक मेरे मन में स्ट्राइक किया कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, और नोबल गैसेस टॉपिक का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है हाइड्रोलिसिस ऑफ XeF6। ज़ेनॉन के 3 फ्लोराइड्स होते हैं, XeF2 वेरी इंपॉर्टेंट, XeF4 वेरी इंपॉर्टेंट, XeF6 वेरी इंपॉर्टेंट, सो ऑल इम्पॉर्टेंट। और इनकी जितनी भी केमिस्ट्री है उसके जो रिएक्शंस हैं उसमें मेरे ख्याल से सबसे इम्पॉर्टेंट रिएक्शन XeF6 प्लस वाटर। तो पहले तो रिएक्शन देख लेते हैं, फिर इसके बारे में इंटरेस्टिंग बातें करेंगे। तो XeF6 का वाटर के साथ जो रिएक्शन है, अगर तो आपको पहले से आता है तो ये 3 स्टेप में होता है। पहले स्टेप में बनता है XeOF4 प्लस H2F2। अब रिएक्शन यहाँ पे रुकता नहीं है, फिर वो XeOF4 प्लस वाटर, अब ये हो जाता है XeO2F2 प्लस H2F2, और फिर XeO2F2 फर्दर रिएक्ट करता है और ये हो जाता है XeO3 प्लस H2F2। अब देखो बहुत इंटरेस्टिंग है, सच ए ब्यूटीफुल सब्जेक्ट केमिस्ट्री, कि कहाँ कई बार सोचते हैं कि नोबल गैसेस के कंपाउंड्स नहीं बनते हैं, रिएक्शंस नहीं होते हैं, कहाँ ये देखो XeF6 के हाइड्रोलिसिस में ही 3 स्टेप हो रहे हैं। तो ये रिएक्शन में एक बार मेरे से पूछा गया कि इसमें देखें XeF6 से शुरू हुए, फिर एक ये प्रोडक्ट बना XeF4, फिर एक ये बना XeO2F2, फिर एक ये बना XeO3। तो ये बार बार मिक्सअप हो जाते हैं, कि जैसे टेस्ट वगैरह में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट फॉर्म्ड, तो फिर वो कई बार रिलेट नहीं होता कि उसमें कौन सा मार्क करना है, क्योंकि 3 तो बनते ही, चौथा वो वाला पिक करना जो नहीं बनता। तो फिर उसके लिए क्या करें? देखो, मैं हमेशा जैसे कहता हूँ आप लोगों को और सबको कि हमें अपने टॉपिक्स के साथ, अपने सब्जेक्ट के साथ, अपने काम के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहिए। अगर आप क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे तो आपको ऐसे इश्यूज़ कभी नहीं होंगे कि पढ़ा था फिर भी भूल गया, याद किया था याद नहीं रहता। तो लर्न टू स्पेंड क्वालिटी टाइम। अब देखो, ये XeF6 है, यहाँ पे 6 फ्लोरीन है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 फ्लोरीन चले गए, 4 रह गए, और इसकी जगह एक ऑक्सीजन आ गया। अब देखो फ्लोरीन पे -1 है, और 2 फ्लोरीन जाने से -2 चला गया, और -2 वाला एक ऑक्सीजन वहाँ पे आ गया। अगले स्टेप में देखो क्या हो रहा है। अब मेरे ख्याल से आप मेरी बात को समझना शुरू हो गए। एक और ऑक्सीजन आ गया, XeO2 हो गया, और उसकी जगह 2 फ्लोरीन बाहर चले गए, फिर से चार्ज सेम है। अगले स्टेप में क्या हुआ, फिर से ये जो 2 फ्लोरीन बचे थे ये दोनों भी चले गए, और ये तीसरा ऑक्सीजन आ गया, एंड नाउ वी हैव XeO3। है ना इंटरेस्टिंग? अब इस तरीके से करेंगे तो आपको कभी भी ये बोलेंगे नहीं 3 प्रोडक्ट। आपको सिर्फ XeF6 लिखना है, और उसके बाद क्या करना है, उसके बाद इसमें से फॉर्मूले में से एक ऑक्सीजन बढ़ा देना है और 2 फ्लोरीन कम कर देने हैं। फिर फॉर्मूले में एक ऑक्सीजन और बढ़ा देना है, 2 फ्लोरीन और कम कर देने हैं। फिर एक ऑक्सीजन और बढ़ा देना है, 2 फ्लोरीन और कम कर देने हैं, तो सिर्फ ऑक्सीजन ही रहेगी। हो गया ना? अब तो कभी नहीं बोलेगा, या कभी नहीं कहोगे ना मुझे कि वो रिएक्शंस इनऑर्गेनिक के मिक्स हो जाते हैं, याद नहीं होते वगैरह वगैरह। अच्छा, अब इसमें और इंटरेस्टिंग बात क्या होती है कि इसमें ये भी पूछा जाता है कि ये रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन है या नहीं है। देखिए यहाँ पे ज़ेनॉन का ऑक्सीडेशन नंबर +6 है, यहाँ पे भी +6 है, यहाँ भी +6 है, यहाँ भी +6 है। नथिंग हैज़ चेंज्ड रिगार्डिंग द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ज़ेनॉन। और जैसे मैंने आपको रिएक्शन समझाया उसके अकॉर्डिंगली तो पता लग ही रहा है कि नथिंग हैज़ चेंज। 2 फ्लोरीन जा रहे हैं और एक ऑक्सीजन अंदर आ रहा है उसकी जगह। एक तो ये हो गया। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि XeF6 का ही रिएक्शन सिलिका के साथ भी डिस्क्राइब्ड है, SiO2। इसीलिए कहा जाता है कि इट इज़ नॉट स्टोर्ड इन ग्लास वेसल्स बिकॉज इट रिएक्ट्स विद द सिलिका इन द ग्लास। अब इस रिएक्शन में भी सेम प्रोडक्ट बनते हैं, XeOF4 पहले, उसके बाद XeO2F2 और उसके बाद XeO3। अब हर एक स्टेप में क्योंकि अब सिलिकॉन का है तो SiF4 साथ साथ बनता जाता है। सो द प्रोडक्ट्स आर वेरी सिमिलर टू द रिएक्शन बिटवीन XeF6 एंड वाटर। ये और इंटरेस्टिंग बात पता लग गई है ना। और एक बात, अब ज़ेनॉन के बहुत सारे कंपाउंड्स हैं। अब कुछ चीज़ें तो मैंने आपको बता दी, अब कुछ चीज़ें मैं आपसे पूछना भी चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे कुछ कंपाउंड्स लिखता हूँ। XeF2 ये केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड है, XeF4
XeF6 और XeO3, XeOF2, XeO2F2 और XeOF4। कितने हो गए? 3 और 3 6 और 1 7। तो आपको ये बताना है कि इन 7 के 7 कंपाउंड्स के अंदर व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑन सेंट्रल एटम। अलग अलग नहीं बताने हैं आपको, XeF2 के निकालने, XeF4 के निकालने, इस तरह सबके, एंड यू हैव टू टेल मी व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर्स अपॉन xenon atom in all these compounds. So this is my question for today. ऐसी छोटी छोटी बातों से बड़ा अच्छा लगता है। एक आपको मैंने टॉपिक भी डिस्क्राइब कर दिया, उसमें वो उसको लर्न करने का आपको मेथड भी बता दिया, उसमें आपको ऑक्सीडेशन नंबर वाला क्वेश्चन भी पूछ लिया, और फिर ये भी पूछ लिया कि इसमें कितने टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर्स हैं। जैसे नए टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, देखो टॉपिक सेम रहता है, बेसिक सेम रहते हैं, कॉन्सेप्ट सेम रहते हैं, एप्लीकेशन सेम रहती है, बस सम इमेजिनेशन ऑफ द एग्जामिनर कि उसको कैसे डिफरेंट तरीके से पूछा जा सकता है। अब जैसे ये कंपाउंड लिखें, इसके अलावा कुछ और भी कंपाउंड रहते हैं, XeO3F2 हो गया, XeO2F4 हो गया, XeO4 हो गया। तो इनमें कई तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि विच ऑफ देम हैव 2 लोन पेयर्स ऑन द सेंट्रल एटम, विच ऑफ देम हैव 1 लोन पेयर, विच ऑफ देम डू नॉट हैव एनी लोन पेयर। तो बॉन्डिंग से रिलेटेड बहुत सारे, और इनकी अलग अलग शेप्स और हाइब्रिडाइजेशन ऑफ xenon से रिलेटेड क्वेश्चन, सो मेनी ऑफ क्वेश्चन, बट यू हैव टू आंसर मी दिस वन। ठीक है, अच्छा लगा ना? तो चलो नेक्स्ट शॉर्ट वीडियो जब तक मैं लेके आता हूँ, तब तक के लिए बस। हेलो, फिर से मेरा मन हुआ आप लोगों से बात करने को, केमिस्ट्री के बारे में अच्छी छोटी छोटी बातें करने को। तो मैं एक नया वीडियो लेके आ गया, और पिछला जो मेरा वीडियो था 5 केमिस्ट्री क्वेश्चन यू वुड लव टू आंसर, उसको आपका बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोग केमिस्ट्री में बहुत बढ़िया इंटरेस्ट रखते हो, बड़ी अच्छी सोच रखते हो, और एक एंथुसियाज्म और पैशन के साथ आंसर देते हो। आई जस्ट लव इट। ठीक है, चलो आज के 5 क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन आज का है वो है सल्फ़र डाइऑक्साइड के बारे में। सल्फ़र डाइऑक्साइड का रिएक्शन H2S के साथ, हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ। तो आपको सबसे पहले तो ये रिएक्शन कंप्लीट करना है और बताना है कि इसमें क्या प्रोडक्ट्स बनते हैं। एक बार ये हो जाए और उसके बाद फिर आपको बताना है क्या ये रेडॉक्स रिएक्शन है, और अगर आपको पता लग जाए कि ये रेडॉक्स रिएक्शन है या नहीं है, तो फिर अगर नहीं है फिर तो ठीक है, और अगर है तो फिर आपको बताना है कि इन दोनों में से कौन है जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिहेव कर रहा है और कौन है जो रिड्यूसिंग एजेंट बिहेव कर रहा है। ठीक हो गया? अब एक बार आपको ये पता लग जाए कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, अगर ये रेडॉक्स है तो फिर आपको ये भी बताना है कि ये रेडॉक्स रिएक्शन की कौन सी टाइप को ये रिएक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन है, डिफ़िकल्ट नहीं है। मैं कभी बहुत अनयूजुअल या डिफ़िकल्ट टाइप क्वेश्चंस नहीं लेके आता हूँ। एक रूटीन में वाइल वी आर लर्निंग केमिस्ट्री, वी आर जस्ट लविंग टू लर्न केमिस्ट्री, तो उसमें जो कॉन्सेप्ट्स आते हैं, जो बातें निकल के आती, हमेशा मैं आपसे इसके बारे में बात करूँगा। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है, इसमें मैं आपको 2-3 कंपाउंड्स बताता हूँ। एक हो गया देखो MnO2, मैं इसका नाम नहीं लूँगा, नाम लूँगा तो आपको हिंट हो जाएगा कि क्या आंसर है क्वेश्चन का। दूसरा BaO2, ये बेरियम का है, और तीसरा जो है वो PbO2। आपको इन तीनों में से बताना है, इन तीनों में से कौन है जो हम कह सकते हैं कि ट्रू परऑक्साइड है। बिलीव मी, सबको नहीं कह सकते हैं, तीनों को। तो आपको बताना है इसमें से ट्रू परऑक्साइड कौन सा है, एक या एक से ज़्यादा, और फिर आपको ये बताना है कि जिसको इनमें से ट्रू परऑक्साइड नहीं कह सकते हैं, तो वो जो दूसरा वाला या 2 हैं, तो उनको आप क्या कह सकते हैं। ठीक है, फिर एक बार ये हो जाए तो फिर आपको ये भी बताना है कि अगर इनमें से किसी को आप ट्रू परऑक्साइड कह सकते हैं तो उसका क्या रीज़न है, वाई। तो ओवरऑल बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। चलो थर्ड जो क्वेश्चन है आज का वो है अमोनिया के बारे में, और अमोनिया के साथ साथ क्लोरीन के बारे में। अमोनिया और क्लोरीन दोनों का आपस में रिएक्शन
और इसमें क्या प्रोडक्ट्स बनते हैं ये बताना। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग केस है क्योंकि ये रिएक्शन दो तरीके से स्टडी किया जाता है। एक, व्हेन वी आर यूजिंग एक्सेस ऑफ अमोनिया, और दूसरा व्हेन वी आर यूजिंग एक्सेस ऑफ क्लोरीन। तो दोनों में प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे ये आपको बताने हैं। और थोड़ा सा अगर आप इस रिएक्शन के साथ देखेंगे, 1-2 मिनट इसको ऑब्जर्व करेंगे, तो फिर यू विल नो हाउ टू लर्न कि कौन से केस में कौन सा प्रोडक्ट क्यों बन रहा है यूजिंग एक्सेस ऑफ अमोनिया और एक्सेस ऑफ क्लोरीन। ठीक है, तो बहुत अच्छी रिवीजन हो जाएगी जब ये वाले क्वेश्चन का आप आंसर दे लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 जो आज का है, क्वेश्चन नंबर 4 है। पहले मैं उसके बारे में आपको थोड़ा बैकग्राउंड बताता हूँ। सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस को जब वाटर में डालते हैं तो एसिड बनता है सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो सल्फर ट्राइऑक्साइड को फिर क्या दिया जाता है कि दिस इज द एनहाइड्राइड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो इस तरह से जो एसिडिक ऑक्साइड्स हैं उनको किसी पर्टिकुलर एसिड का एनहाइड्राइड की तरह ऐसा नाम दिया जाता है। तो क्वेश्चन ये है कि आपको कम से कम 2 ऐसे ऑक्साइड्स बताने, नंबर 1 और नंबर 2, which can be called as mixed anhydrides of 2 acids. Now, what does mixed anhydride mean? कि जब उनको आप वाटर से ट्रीट करेंगे तो they will end up forming 2 different acids। जैसे यहाँ सल्फर ट्राइऑक्साइड के केस में तो एक ही बना सल्फ्यूरिक एसिड, कुछ ऐसे रहते हैं जिसमें 2 एसिड्स का कॉम्बिनेशन बनेगा। तो ऐसे 2 एनहाइड्राइड्स आपको बताने हैं। लग रहा है ना इंटरेस्टिंग? बस ऐसे मेरे साथ बने रहोगे तो और अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग बातें केमिस्ट्री के बारे में सीखने को मिलेंगी। ठीक है, चलो अब आया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो हेलोजन्स के बारे में। यहाँ पहले 4 हेलोजन्स की बात करेंगे हम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अब इन चारों हेलोजन्स को आपको अलग अलग ऑर्डर्स में अरेंज करना है। अब वो अलग अलग ऑर्डर्स क्या हैं, आई लेट यू नो वन बाय वन। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये सबसे पहला ऑर्डर। ठीक है, दूसरा है डिक्रीजिंग, सारे डिक्रीजिंग ही पूछूंगा मैं। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ। कौन सी बॉन्ड लेंथ? ये जो 2 हेलोजन एटम्स, अगर आप हेलोजन को X2 से रिप्रेजेंट करें तो XX बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ है उसके डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तीसरा जो आपको आंसर देना है फिर से डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या एंथैल्पी। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कौन से बॉन्ड की? सेम 2 हेलोजन एटम के बीच में जो बॉन्ड है XX, इनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। और जो चौथा आपको आंसर देना है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और बिलीव मी, अगर ये चारों आपको आते हैं तो आप हेलोजन्स के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। और अगर ये चारों आपको नहीं आते, कोई ना कोई आपको बुक से रेफर करना पड़ रहा है, तो आप हेलोजन्स के बारे में बहुत कुछ जान जाएंगे। और मोर ओवर इन टोटलिटी जब आप ये चारों ऑर्डर अपने सामने देखेंगे लिखे हुए, तो यू विल फील सो गुड अबाउट इट कि बहुत इंटरेस्टिंग आंसर्स है इसमें, 2 या 3। ठीक है, अब ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में जब आप इनको अरेंज करेंगे तो जिसमें ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है तो उसको पहले रख के, तो मोर नेगेटिव से लेस नेगेटिव की तरफ जाते हुए। ठीक है, तो ये रहे आज के 5 क्वेश्चंस। ये हेलोजन्स वाला क्वेश्चन, ये एनहाइड्राइड वाला क्वेश्चन, ये अमोनिया और क्लोरीन वाला क्वेश्चन, ये ट्रू पेरोक्साइड वाला क्वेश्चन, और ये सल्फर डाइऑक्साइड और H2S के रिएक्शन वाला क्वेश्चन। आप इनके आंसर जल्दी से जल्दी मेरे साथ शेयर करो और मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आप लोगों का हमेशा की तरह जो क्विक रिस्पांस आता है। और इसके अलावा वीडियो को लाइक तो कर ही दिया होगा आपने, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया हुआ है।
बेल बटन को दबा के रखो और ऑल पे सेट करके रखो ताकि इमीडिएटली आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएं। और ये जो क्वेश्चंस वाले वीडियो हैं उनको उन सब लोगों के साथ शेयर करो जो और ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं केमिस्ट्री में और ऐसे क्वेश्चंस के आंसर देने में बढ़िया खुशी महसूस करेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बस जी। हेलो, फिर आ गया मैं। मेरा मन हुआ आज फिर आपसे बात करने का, तो मुझे लगा एक छोटा सा वीडियो बना के कुछ बातें आपके साथ शेयर करूँ, कुछ अपनी कहूँ, कुछ आपकी सुनूँ। अब आपकी कैसे सुनूँगा? आज के वीडियो में मैं 4 या 5 क्वेश्चंस आपको बताऊँगा, उसके आंसर फिर आप मुझे बताएंगे। इस बहाने में आपकी भी सुनूँगा, मैं आपसे बात करूँगा, आपसे क्वेश्चन पूछूँगा, इस बहाने से आप मेरी सुनोगे। तो ये सिलसिला जो है वो चलता रहना चाहिए। जो भी पढ़ो खुशी से पढ़ो, दिल से पढ़ो, बहुत अच्छा रहता है। और ख़ास तौर पे केमिस्ट्री जैसा सब्जेक्ट, अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो आप में से जिन लोगों के एग्ज़ाम्स वगैरह पास आ रहे हैं तो उनको तो और ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। कर ही रहे हो आप लोग, मुझे पता है। और जोश बिल्कुल भी कम नहीं होना चाहिए, मन शांत रहना चाहिए और सबसे ज़्यादा फोकस जो होना चाहिए रिटेंशन के ऊपर होना चाहिए। ठीक है, तो चलो मैं केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ बातें आपसे करूँगा। अब जैसे देखो, ऐसे ही आज मैं पढ़ा रहा था तो 1-2 क्वेश्चन सामने आए तो मुझे लगा मैं आप सब लोगों के साथ भी शेयर करूँ। ये है सल्फर डाइऑक्साइड और ये है H2S। ठीक हो गया? अब इसमें आपको मुझे ये बताना है कि ये जो H2S है ये तो रिड्यूसिंग एजेंट ही एक्ट करता है, लेकिन जो सल्फर डाइऑक्साइड है इसकी अगर आप केमिकल प्रॉपर्टी स्टडी करें तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी एक्ट करता है और ये रिड्यूसिंग एजेंट भी एक्ट करता है। आप बता सकते हैं ऐसा क्यों होता है? बहुत इंटरेस्टिंग है, इजी है, बेसिक है, इम्पॉर्टेंट है, रेलेवेंट है। बस यही सब बातें क्वेश्चंस में होनी चाहिए। यही सब बातें वो जो हम डिस्कस करते हैं केमिस्ट्री के बारे में, इट शुड बी ए पार्ट ऑफ दैट। ठीक है, तो मुझे पता है आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिख के मेरे साथ ज़रूर शेयर करोगे। सल्फर डाइऑक्साइड की बात हुई तो एक और क्वेश्चन इससे रिलेटेड मेरे मन में आ गया जो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड के अंदर आपको बताना है कि जो पाई बॉन्ड्स हैं वो किस टाइप के होते हैं। टाइप से मेरा मतलब क्या पी पाई टाइप के हैं या पी पाई डी पाई टाइप के हैं या दोनों हैं। ठीक है, हो सकता है आपको एकदम से याद हो सकता है आपको इसके लिए थोड़ा रेफर करना पड़े, बट लेट्स सी। अब इसकी बात हुई है तो फिर H2S का भी एक क्वेश्चन मेरे मन में आ रहा। सो टेल मी व्हाट इज़ द टेस्ट फॉर H2S गैस। मुझे पता है आप कहोगे रॉटन एग स्मेल, दैट इज़ ओके, बट टेल मी वन कॉन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर H2S गैस। ठीक है, तो ये तो हो गया आज का क्वेश्चन नंबर 1। आप कहोगे इसमें तो 3-4 क्वेश्चन है। अरे जितने डिस्कस हो जाएं उतने कम होते हैं। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन, ये ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड H3PO4, आपको ये बताना है क्या इसकी डिस्प्रपोर्शनेशन होती है ना? और अगर तो होती है तो उसमें क्या प्रोडक्ट्स बनते हैं, और अगर नहीं होती है तो क्यों नहीं होती? वाई नॉट? अगर नहीं होती है और अगर होती है तो उसमें क्या रिएक्शन होता है, आपको ये बताना। ठीक है, H3PO4 ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। अब इसका नाम आ ही गया तो अच्छा लग रहा मुझे इसका स्ट्रक्चर बनाते हुए। चेक करके बताना ऐसे ही होता है क्या? चलो, क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये मैं पूछना चाहता हूँ सल्फ्यूरिक एसिड से रिलेटेड। सल्फ्यूरिक एसिड, वेरी गुड टॉपिक। सल्फ्यूरिक एसिड इज नोन एज किंग ऑफ केमिकल्स। क्या बोलते हैं? अब सल्फ्यूरिक एसिड का जो कंसनट्रेटेड है इसको हीट किया सोडियम क्लोराइड के साथ, हीट किया
सोडियम ब्रोमाइड के साथ और हीट किया सोडियम आयोडाइड के साथ, तो आपको बताना है कौन कौन सी गैस यहाँ पे इन्वॉल्व होगी, इवॉल्व होगी, रादर नॉट इन्वॉल्व, इवॉल्व होगी आफ्टर हीटिंग। तो अगर आपको ये आता है फिर तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता तो आप बुक से रेफर करेंगे इसका आंसर खोजने के लिए। यू विल फाइंड वेरी वेरी इंटरेस्टिंग स्टफ। सोडियम क्लोराइड के साथ क्या, सोडियम ब्रोमाइड के साथ क्या, सोडियम आयोडाइड के साथ क्या, तीनों के साथ। ठीक है, चलो अब चौथा क्वेश्चन जो है वो SO3 से रिलेटेड है। सल्फर ट्राइऑक्साइड का जो गैसियस फेज में स्ट्रक्चर है वो अलग है, सॉलिड स्टेट में तो इसके दो तरह के स्ट्रक्चर शायद प्रपोज्ड हैं। तो हम उसमें से एक की बात करेंगे जिसे कहते हैं SO3 का साइक्लिक ट्राइमर। आपको ये बताना है कि साइक्लिक ट्राइमर के अंदर एक सल्फर एटम के साथ कितने ऑक्सीजन एटम्स बॉन्डेड रहते हैं। हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम्स आर बॉन्डेड टू ए सिंगल सल्फर एटम इन द स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लिक ट्राइमर ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड। हो जाएगा। एक और क्वेश्चन जो मुझे आपसे पूछना है वो है वी शेप्ड मॉलिक्यूल्स के बारे में। अब वी शेप्ड मॉलिक्यूल्स तो बहुत सारे बड़े हैं, इसमें है ना वाटर सबसे कॉमन एग्जांपल, एंड देयर आर सो मेनी अदर्स। आपको मुझे ऐसा वी शेप्ड मॉलिक्यूल बताना है जो जिसमें सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। वाटर में नो डाउट वी शेप होता है बट इट इज sp3 ऑक्सीजन। मुझे आपको sp2 सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन वाला वी शेप्ड मॉलिक्यूल बताना। तो ये 5 क्वेश्चंस में मैं वेट कर रहा हूँ आपके आंसर्स की। ठीक है, फिर से दिखा देता हूँ। ये सल्फर डाइऑक्साइड और H2S वाला है, उसके बाद ये ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड वाला, उसके बाद ये सल्फ्यूरिक एसिड वाला, सल्फर ट्राइऑक्साइड के साइक्लिक ट्राइमर वाला, और ये वी शेप्ड मॉलिक्यूल जिसमें सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो। और अब ये क्वेश्चन मैंने आपसे ऐसे ही पूछे, थोड़ा मन हो रहा था बात करने को, तो कुछ बात तो हम वैसे ही कर लेते हैं, कुछ बात थोड़ा केमिस्ट्री के बारे में भी कर लेते हैं। तो आपको देखो कितने आते हैं इसमें से, वो मैं खैर मैटर नहीं करता। हमेशा मैं कहता हूँ कि जो लर्निंग है उसकी जो स्पिरिट है वो मैटर करती है। मान लो ये 5 में से नहीं भी आते 2 या 3, फिर क्या हुआ, उनको पढ़ेंगे तो उनको सीख लेंगे। बस इसी तरह से आगे को चलता रहना चाहिए। वो कहते हैं ना, द शो मस्ट गो ऑन। तो जो लर्निंग का शो है वो तो बहुत बढ़िया तरीके से चलते रहना चाहिए, सीखते रहना चाहिए, सीखने की स्पिरिट होती रहनी चाहिए। तो जब तक मैं नेक्स्ट आपसे मिलता हूँ अगले किसी और वीडियो में, तो तब तक के लिए क्या कहना चाहिए मुझे, बस जी। तो मीनवाइल आपको अगर ये क्वेश्चंस इंटरेस्टिंग लगें तो आप इनको आगे भी शेयर कर सकते हैं, वो तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। क्योंकि जो सीखना है लर्निंग वो आगे अगर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए तो बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई हो जाती है और इसमें बहुत एक सेटिस्फेक्शन बहुत ज़्यादा रहती है। ठीक है, तो चलो बस आंसर्स की वेट।